के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि एमपी का एरिया क्या है, राइट, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है, एमपी में कितने जिले हैं, तो जनरल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि हम एमपी पढ़ रहे हैं, तो एमपी के अदर नेम कौन कौन से हैं, जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं, फिर एमपी के निकनेम भी आप बोल सकते हो कौन कौन से हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो एमपी का नाम है वो है हार्ट ऑफ इंडिया या फिर हृदय प्रदेश, है ना। एमपी को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, इसकी लोकेशन के चलते। क्यों कहा जाता है, ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है ना, इसकी लोकेशन या फिर जो इसकी स्थिति है इसके चलते इसको हृदय प्रदेश कहा है। और किसने ये संज्ञा दी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, इन्होंने भारत का हृदय प्रदेश कहा है मध्य प्रदेश को। आपको याद रखना, इसकी लोकेशन देखेंगे बिल्कुल बीच में या फिर सेंटर में आपको एमपी देखने को मिलता है, इसके चलते इसको हार्ट ऑफ इंडिया या फिर हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का हृदय कहा जाता है। सेकंड है टाइगर स्टेट। ओके, हमेशा से आपने पढ़ा होगा कि एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है ना, बाघ राज्य भी कहा जाता है ना, बाघ राज्य बोलेंगे वैसे टाइगर स्टेट ही बोला जाता है। उसका रीजन है कि यहाँ पर आपको एक प्राणी दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं टाइगर। क्या बोलते हैं इसको हम, टाइगर। ओके, और मध्य प्रदेश में हमेशा से ही टाइगर की जो संख्या है, चाहे आप फॉरेस्ट कवर की बात करें, चाहे नेशनल पार्क की बात करें, चाहे बाघ की बात करें, टाइगर की बात करें, हमेशा से ही मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ज़्यादा रही है। इसके चलते जो टाइगर स्टेट है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है सोया स्टेट, है ना। तो सोयाबीन के अधिकतम उत्पादन के कारण या फिर सोयाबीन जो है इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारे एमपी में ही होता है हमेशा से। हालांकि पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र राज्य जो है हमारा पड़ोसी राज्य ही है, ये सोयाबीन के उत्पादन में टॉप पर आया है, लेकिन हमेशा से ही एमपी में सोया का प्रोडक्शन अच्छा रहा है, सोयाबीन का प्रोडक्शन अच्छा रहा है। इसके चलते इसको हम सोया स्टेट या फिर प्रोटीन स्टेट भी कहते हैं, प्रोटीन कैपिटल भी बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि आपको पता है सोयाबीन में प्रोटीन अच्छा खासा होता है ना, तो प्रोटीन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें नदियों का मायका या फिर मदरलैंड ऑफ रिवर। ओके, मदरलैंड ऑफ रिवर से मतलब क्या है, आप देखते होंगे यहाँ से एक नदी निकलती है गंगा, राइट, इस प्रकार से यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यहाँ से इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो कि है यमुना। तो मध्य प्रदेश की जो विंध्यन रेंज से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं अल्टीमेटली, जैसे कि चंबल हो गई, है ना, बेतवा हो गई, है ना, सोन हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, ये सभी अल्टीमेटली यमुना या फिर गंगा में जाकर के मिलती हैं। कुछ नदियाँ गोदावरी में जाकर के मिलती हैं, नर्मदा का ओरिजिन होता है, ताप्ती का ओरिजिन होता है। इसका मतलब ये है, इसकी मीनिंग ये है कि बहुत सारी जो नदियाँ हैं इनका ओरिजिन जो है वो मध्य प्रदेश है ना। तो बहुत सारी नदियों का ओरिजिन चूंकि मध्य प्रदेश से होता है, इसलिए यहाँ की नदियों का मायका या फिर मदरलैंड ऑफ रिवर्स बोला जाता है। ओके, यहाँ की नदियाँ अन्य नदियों में जाकर के अपना जल गिराती है, इसलिए इनको मायका बोला जाता है। नेक्स्ट है डायमंड स्टेट। तो आपको पता होगा भारत में जो हीरा उत्पादन है, डायमंड प्रोडक्शन है, ज़्यादातर एक जिला है पन्ना जिला, है ना, मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, पन्ना जिला है, तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वो पन्ना में ही होता है ना। एक प्रकार से मोनोपोली है एमपी की, इसके चलते डायमंड स्टेट भी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है चीता। हाल ही में आपको पता है मध्य प्रदेश में चीता जो है ये छोड़े गए थे, है ना, तो चीता कैपिटल या फिर चीता स्टेट या फिर कहा जाता है इसको, चीता राज्य भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक होता है मगरमच्छ क्रोकोडाइल और एक होता है घड़ियाल, इस प्रकार से उसकी थोड़ा चोंच लंबी होती है, तो इसको घड़ियाल बोलते हैं। तो घड़ियाल स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ओके, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो हार्ट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, मदरलैंड ऑफ रिवर्स, डायमंड स्टेट, चीता स्टेट, घड़ियाल स्टेट ना, सभी ये मध्य प्रदेश के ही नाम है। इसके अलावा कुछ अन्य नामों की यदि मैं आपसे बात करूं, तो एक तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार, है ना। आज़ादी के समय या फिर आज़ादी के पहले हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उस समय जो हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्र था वहाँ पर कुछ क्षेत्र थे जिसको सेंट्रल प्रोविंस और बरार भी कहा जाता था, है ना। तो ब्रिटिश भारत का एक बड़ा प्रांत था उस समय, इसको हम बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस या फिर बरार। तो उस समय की बात हो रही है आज़ादी के पहले की। ओके, इसके अलावा ऋग्वेद है, आपको पता होगा, है ना, ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद जो है इसमें हमारा जो मध्य प्रदेश है इसका नाम रेवोत्तर भी देखने को मिलता है। क्या, रेवोत्तर। ओके, द लैंड लोकेटेड नॉर्थ ऑफ रिवर रेवा मतलब नर्मदा। आपको पता होगा कि यहाँ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, अमरकंटक से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा। ओके, कौन सी रिवर है, नर्मदा, या फिर इसको हम बोलते हैं नर्मदा, और इसका ही नाम है रेवा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, रेवा, रेवा माँ, है ना, रेवा की संज्ञा दी जाती है। तो रेवोत्तर का मतलब है रेवा का उत्तर, है ना। इसमें क्या है, रेवा के नॉर्थ में स्थित, के नॉर्थ, है ना, मतलब यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है बुंदेलखंड, बघेलखंड वगैरह रीजन है ना, तो इसको बोला गया रेवोत्तर। ठीक है, तो ये ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है, याद रखिएगा, द लैंड लोकेटेड नॉर्थ ऑफ रिवर रेवा या फिर नर्मदा। इसमें मालवा, बुंदेलखंड और विंध्य जाता था। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम है दक्षिणा पथ। मतलब क्या है, इसको आप यदि तोड़ेंगे तो दक्षिण जाने का पथ। ओके, दक्षिण जाने का पथ, है ना। मतलब देखिए, आपको यहाँ से आपको पता होगा यहाँ से दक्कन प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है, ये सतपुड़ा रेंज जो है यहाँ से दक्कन प्लेट्यू या फिर दक्कन का पठार स्टार्ट हो जाता है और ये दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है, राइट। तो आपको यदि दक्षिण भारत में जाना है तो एमपी से ही जाना पड़ेगा, यहाँ से ही जाना पड़ेगा, तो इसको दक्षिणा पथ की संज्ञा भी दी गई है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। द सदर्न रूट ऑफ सदर्न रीजन मेंशन्ड इन ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। ओके, वैदिक साहित्य में वर्णित दक्षिण दिशा का मार्ग, जिसमें मालवा, निमाड़ और महिष्मती ये क्षेत्र आता है। ओके, तो रेवोत्तर, दक्षिणा पथ और सेंट्रल प्रोविंस और बरार, ये भी हमारे मध्य प्रदेश के ही अदर नेम है, आपको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा वॉल्फ स्टेट एक मिस हो गया है, वॉल्फ स्टेट भी कहा जाता है ना, वॉल्फ स्टेट, या फिर इसको हम बोलते हैं भेड़िया राज्य, है ना, भेड़ियों की संख्या अधिकतम होने के कारण भेड़िया राज्य भी इसको कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखिएगा। और एक और नाम होगी, एक और नाम है दलहन स्टेट, है ना, दलहन स्टेट, दलहनी फसलों का जो एग्रीकल्चर है। ओके, लेग्यूम जो फसलें होती हैं, फिर पल्सिस, है ना, जो पल्सिस क्रॉप होती हैं, तो उसके कारण भी हम पल्सिस स्टेट, दलहन स्टेट भी इसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये सभी नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अदर जो अलग
अदर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है या फिर राजधानी है ये क्या है। तो भोपाल, भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी है, आपको पता ही होगा। पहले एक सीहोर की तहसील हुआ करती थी, है ना। अभी हम जब फॉर्मेशन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का, है ना, गठन पढ़ेंगे, उस समय हम डिस्कस करेंगे। वर्तमान में क्या है, एक राजधानी है हमारे राज्य की, तो आपको याद रखना है, ठीक है। हमारे एमपी का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, है ना। उसके आधार पर ही कुछ राज्य बनाए गए थे, जिसमें से एक राज्य था मध्य प्रदेश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, है ना। और पुनर्गठन कब हुआ था, तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ओके, तो 1 नवंबर 2000 को, पहले आपको पता होगा इस हिस्से में एक अन्य राज्य भी लगा हुआ था जिसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़। लेकिन वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, और ये हमारे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन, है ना, का की डेट है, आपको याद रखना है। एरिया की यदि हम बात करें तो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर ना, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्या है, एरिया है, ठीक है। कहीं कहीं कुछ कुछ सोर्स जब आप पढ़ोगे तो 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर का डेटा भी मिलता है, ये भी पॉइंट दिमाग में रखना। लेकिन ऑथेंटिक डेटा जो है वो यही है, 3,08,252। एक्चुअली जो ये 7 स्क्वायर किलोमीटर का अंतर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक जगह है किरार घाटी, है ना। यहाँ पर एक किरार घाटी, किरार वैली, है ना, या फिर किरार घाटी की जगह है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में डिस्प्यूटेड थी, है ना। तो इसके चलते ये डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन ऑथेंटिक आंसर क्या होगा आपका, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, ये एमपी का एरिया है, आपको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे बात करें जनसंख्या, तो लगभग 7.25 करोड़, है ना, 7,26,00,000 के अप्रॉक्स, लगभग आप ऐसे ही याद कर सकते हो, हमारी पॉपुलेशन है। और ये जो डेटा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है, 2011 की जनगणना के अनुसार ही हमारा डेटा है ना। सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना, है ना। तो 2000, अभी चूंकि आपको पता है 2021 का जो सेंसस का डेटा है हमारे पास है नहीं। ओके, तो जब 2021 की सेंसस हो जाएगी और जब नया डेटा आएगा तो फिर हम इसको अपडेट करेंगे। अभी हमें 2011 की या फिर 2011 की सेंसस से ही काम चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आपको पता होगा 2023 में, 2022-23 में जब इलेक्शन का समय था तो हमारे मध्य प्रदेश में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने थे, 3 नए डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आए थे, और 52 से 55 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हो गए थे। पहले 52 थे और 2023 में 3 नए जिले बने, और अभी वर्तमान में 55 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन की बात करें तो 10 संभाग हैं। हालांकि वर्तमान में यदि आप देखोगे तो एक और नया संभाग बनने की तैयारी में है, और 3 और नए जिले बनने की तैयारी में है, लेकिन अभी वो प्रस्तावित है, वो काम चल रहा है, अभी बने नहीं है, है ना। तो हो सकता हो एक नया संभाग बने, और एक निमाड़, है ना, याद रखना है, निमाड़ एक नया संभाग बन सकता है। उसके बाद 11 हो जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में 10 ही है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। करंट अफेयर है ना, कमेटी इस पर काम कर रही है, जब रिपोर्ट आएगी तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी आप याद रखिए कि 10 संभाग टोटल है और 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर 55 डिस्ट्रिक्ट है। अकॉर्डिंग टू एरिया यदि आप देखोगे तो इंडिया भारत का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है आफ्टर राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा है ना। सेकंड पर आता है एमपी, और थर्ड पर आता है महाराष्ट्र। फोर्थ की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश आता है। तो ये 4 बड़े राज्य हैं हमारे मध्य प्रदेश, हमारे भारत के। सेकंड नंबर पर हमारा एमपी आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, याद रखिएगा। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में हमारा स्थान कौन सा है, 5th है ना। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ 5th पोजीशन पर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिया हम सेकंड पोजीशन पर आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल भोपाल है, 56 में हमारा गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन 2000 में हुआ था, मतलब पुनर्गठन। 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है, लगभग 7.25 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। 55 डिस्ट्रिक्ट है ना। 10 डिवीजन है, आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू एरिया सेकंड, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ 5th पोजीशन पर आते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह। बिल्कुल जनरल बातें आज हम कर रहे हैं। ओके, मध्य प्रदेश के यदि हम राजकीय चिन्हों की बात करें या फिर स्टेट एम्बलम जो है इनकी बात करें, तो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, हर जगह पर आपको ये दिख जाएगा। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर आपको अशोक स्तंभ देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अशोक स्तंभ है, ठीक है, जो कि इनकी संख्या लगभग आपको देखने को मिलेगी 24, है ना। आप इनको काउंट कर सकते हो। इसके अलावा बीच में आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर बीच में आपको अशोक स्तंभ देखने को मिल रहा होगा, जिसमें 4 सिंह होते हैं, है ना। और यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा है, यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पर गेहूं और चावल की बालियां आपको दिख जाएंगी। बीच में यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश शासन। पीछे आप देखोगे बट वृक्ष या फिर जो बरगद है ना, बरगद का वृक्ष होता है, जिसको हम बट वृक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में बनियान ट्री बोलते हैं, है ना, बनियान ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे तो ये 24 स्तूप आपको देखने को मिल जाएंगे, 24 स्तूपा आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको आप काउंट कर लेना तो आपको 24 स्तूप देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अशोक स्तंभ है, स्तूप है, ओके, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, बट वृक्ष जिसको हम बनियान ट्री बोलते हैं, गेहूं और चावल की बालियां हैं, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना। ये कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना, मुंडकोपनिषद। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं ना। द स्टेट एम्बलम ऑफ मध्य प्रदेश इज अ सर्कुलर सील फीचरिंग द अशोका पिलर, अशोक स्तंभ एट इट्स सेंटर depicted in front of banyan tree. The emblem is supported by ears of wheat and paddy and surrounding by 24 stoop around the outer rim, है ना। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ है। आगे यदि हम बात करें तो एमपी का जो स्टेट एनिमल है या फिर राजकीय पशु है ये कौन सा है, तो आपको पता ही होगा, बारहसिंगा से हम बोलते हैं। ओके, बारहसिंगा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो कान्हा है ना, कान्हा किसली
राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, बारहसिंगा इसको हम बोलते हैं। और एमपी का राजकीय पशु या फिर स्टेट एनिमल यही है ना। अब चूंकि स्टेट एनिमल है तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो साइंटिफिक नाम है क्रूसवर्स दुआवुसेली, ओके, इसका क्या है साइंटिफिक नाम है, तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखिएगा होंगे। खासतौर पर कहाँ कान्हा किसली में हमें देखने को मिलता है, जो कि मंडला में है, आपको याद रखना है। इसके अलावा और यदि हम बात करें तो स्टेट वर्ड कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आपको पता ही होगा पैराडाई फ्लाई क्लैचर या फिर इसको हम दूधराज शाही बुलबुल भी बोलते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी है या फिर स्टेट वर्ड है। इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो टेरप्सीफोन पैराइडिसी है ना, इसका क्या है साइंटिफिक नाम है, तो याद रखिएगा। सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि स्टेट वर्ड कौन सा है, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट का सिंबल कौन सा है ना, तो याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते होंगे इसको हम बोलते हैं पैराडाई फ्लाई क्लैचर। इसके अलावा याद रखिएगा जो बारहसिंगा है इसको 1 नवंबर 1989 को स्टेट एनिमल के रूप में घोषित किया गया था, आपको याद रखना है ना। इसको जलमग्न हिरण या फिर दलदल वाला हिरण भी बोलते हैं। और जो शाही बुलबुल है ना, दूधराज शाही बुलबुल जो हमारा स्टेट वर्ड है, इसको 1985 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ट्री। तो स्टेट ट्री की यदि हम बात करें राजकीय वृक्ष तो बनियान ट्री या फिर बरगद का वृक्ष है, जिसको हम बट वृक्ष भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नाम की बात करें तो फाइकस बेंगालेसिस इसका क्या है साइंटिफिक नाम है। साइंटिफिक नाम जरूर याद रखें, क्योंकि हमारी ये राजकीय चिन्ह है, राजकीय ट्री है, फिर राजकीय अन्य सिंबल हैं, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ओके, तो बनियान ट्री हमारा क्या है, स्टेट ट्री है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो व्हाइट लिली, जिसको हम कमलिनी भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा राजकीय पुष्प है या फिर स्टेट फ्लावर है। आगे बात कर लेते हैं स्टेट स्पोर्ट। तो राजकीय खेल जो है ये मलखंभ है, एक प्रकार का जिम्नास्टिक टाइप का गेम है, जिसमें एक बीच में इस प्रकार से खंबा होता है ना, एक पोल होता है, और इसमें जो ये लोग होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, इसमें कर्तव्य दिखाते हैं एक प्रकार से, या फिर इसमें ही पूरा जो गेम है ये परफॉर्म किया जाता है। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए जो मलखंभ है इसमें 2 शब्द हैं, एक है मल्ल और एक है खंभ, राइट। तो मल्ल का मतलब क्या होता है, पर्सन या फिर व्यक्ति। जो पर्सन इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको मल्ल कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति। और जो खंभ है इसका मतलब होता है पोल या फिर खंबा। तो ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। नॉर्मली सागौन या फिर टीक का ये होता है ना, सागौन या फिर जो टीक होता है, लकड़ी होती है, उसका ये बना हुआ होता है, याद रखिएगा। एक प्रकार का व्यायाम स्पोर्ट है, जिम्नास्टिक स्पोर्ट है, इसको आप बोल सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2013 में इसको हमने अडॉप्ट किया था, तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डांस। तो डांस हमारा जो है, तो हमारा जो स्टेट डांस है वो है राई, और ये कहाँ पर है, बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड का ये मुख्यतः किया जाता है राई, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लें स्टेट रिवर। तो नर्मदा आपको पता है लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, सबसे लंबी नदी है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है ना। 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। लाइफलाइन ऑफ एमपी है, क्या बोलते हैं इसको हम, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये क्या है, जो नर्मदा नदी है ये हमारी राजकीय रिवर है या स्टेट रिवर है, आपको याद रखना है। और 2017 में याद रखिएगा, मई 2017 में इसको जीवित इकाई का दर्जा भी दिया गया है ना, कि जैसे एक व्यक्ति को उसके अधिकार होते हैं है ना, उसी प्रकार से जीवित इकाई का दर्जा इसको भी दिया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्टेट सॉन्ग या फिर राज्य का गीत कौन सा है। तो मध्य प्रदेश गान जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय गीत है। इसका नाम है सुख का दाता सबका साथी, सुबह का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। और भी बहुत सारा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके जो लेखक हैं याद रखिएगा, राइटर जो है वो महेश श्रीवास्तव है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अदर डिटेल की यदि हम बात करूँ, सिंगर गाया किसने है, इसके सिंगर कौन है, तो नोट डाउन करिएगा, शान, बॉलीवुड के सिंगर हैं शान, इसके गायक हैं। और यदि हम बात करें कंपोजर है ना, कंपोजर की यदि हम बात करें तो कंपोजर में आदेश श्रीवास्तव है ना, आदेश श्रीवास्तव, ठीक है। और सुनीत झा जो है इसके क्या है, कंपोजर है। तो ये कुछ अन्य अदर डिटेल भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। स्टेट फोक ड्रामा की बात करें तो माच, जो कि मालवा का एक नाट्य है, तो ये हमारे स्टेट का भी फोक ड्रामा है, आपको याद रखना है, नाट्य है। राजकीय फिश की बात करें, स्टेट फिश की बात करें तो महाशीर, जो कि खासतौर पर नर्मदा में देखने को मिलती है। कहाँ पर, नर्मदा में हमें देखने को मिलती है, और 2013 में इसको स्टेट फिश का दर्जा दिया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, टोर प्यूटी टोरा, इसका क्या है साइंटिफिक नाम है ना। साइंटिफिक नाम जरूर दिमाग में रखिए, जो भी स्टेट सिंबल है हमारे उसके रिलेटेड, ठीक है। स्टेट क्रॉप की बात करें तो सोयाबीन का प्रोडक्शन चूंकि सबसे ज़्यादा है, तो सोयाबीन जो है हमारी क्या है, स्टेट क्रॉप है। ओके, तो ये सारे जो हमारे राजकीय चिन्ह हैं या फिर राजकीय सिंबल हैं है ना, स्टेट सिंबल हैं, इनको आप जरूर दिमाग में रखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये कुछ जनरल डिटेल हमने डिस्कस की है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा स्टेट लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी है हमारी राजकीय भाषा, ये भी दिमाग में रखिए। ओके, अब एमपी का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन है, इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ना। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन का मतलब क्या है ना, इसको हम बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। आपको पता होगा कि हमारी जो पूरी अर्थ है या फिर हमारा जो ग्लोब है, इसमें बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं, है ना, और इसमें बहुत सारी क्या है, इस प्रकार से बहुत सारी इसमें देशांतर रेखाएं हैं, है ना, इस प्रकार से बहुत सारी देशांतर रेखाएं हैं। तो ये क्या काम आती है, किसी भी देश, किसी भी राज्य है ना, कोई भी स्टेट है, ओके, कोई भी कंट्री है ना, तो इसकी लोकेशन बताने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। ओके, तो एमपी का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन है, अक्षांशी देशांतरी विस्तार कितना है, तो इसका मतलब सिंपल सा है। पहले हम इंडिया में देखते हैं, जैसे कि देखिए इंडिया का ये यहाँ पर कन्याकुमारी है, यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ से जो अक्षांश रेखा जाती होगी है ना, एक हमारे यहाँ पर है इंदिरा
कॉल, तो यहाँ से जो हमारी रेखा जाती होगी, एक यहाँ पर है गुहार मोती, यहाँ से जो रेखा जाती है, और एक यहाँ पर है किविथु, है ना, तो यहाँ से जो, तो ये भारत का क्या है, अक्षांशीय है ना, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, लैटिट्यूड होते हैं और ये लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, तो ये इंडिया का क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। इसी प्रकार से एमपी का क्या होगा, जो रेखा एमपी के सदर्न मोस्ट पॉइंट से जा रही है, जो रेखा एमपी के नदर्न मोस्ट पॉइंट से जा रही है, जो रेखा एमपी के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से जा रही है, और जो रेखा एमपी के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से जा रही है, तो ये एमपी का हो जाएगा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांसन। तो हमें इन अक्षांश रेखाओं, मतलब ये एमपी का जो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से जो ये रेखा जा रही है इस रेखा के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो ये नदर्न मोस्ट पॉइंट से जा रही है इस रेखा के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो यहाँ से जा रही है इसके बारे में पता होना चाहिए, और जो यहाँ से जा रही है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एमपी का हो जाएगा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। जैसे कि एमपी का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट से, है ना, इसको हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमारा इंडिया और एमपी हम कहाँ पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो हमेशा नॉर्थ आएगा, नॉर्थ लैटिट्यूड आएगा। जैसे कि हमारी अर्थ है, राइट, ये बीच में इक्वेटर है, ये ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। हमारा भारत यहाँ पर है और हमारा भारत जो है एमपी के अंदर है, तो हम चूंकि नदर्न हेमिस्फीयर में, तो जब भी अक्षांश रेखाओं की बात होगी या फिर लैटिट्यूड की बात होगी तो हमेशा नॉर्थ यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, है ना। तो अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, लैटिट्यूडनल एक्सपांशन कितना होगा, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, है ना, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। और देशांतरीय विस्तार कितना होगा, तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना, 82 डिग्री 48 मिनट, या फिर 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, है ना। तो जब देशांतर की बात होगी, जब लॉन्गिट्यूड की बात होगी तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड आएगा, और जब लैटिट्यूड की बात आएगी तो नॉर्थ लैटिट्यूड आएगा। ओके, तो याद रखिएगा 21 6 से 26 30 और 74 9 से 82 48 ही हमारा क्या है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन है या फिर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। बस आपको ये, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं मोबाइल नंबर की तरह, कैसे ऐसे याद करो इसको, 21 6 से 26 30, है ना, और 74 9 से 82 48, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे आप इसको याद कर लो, कभी गलत नहीं होगा, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो हमने अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देख लिया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सपांशन देख लिया। अब जो भारत का यहाँ पर, सॉरी, एमपी का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, और यहाँ पर सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, तो इनकी लंबाई कितनी है ना, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वेस्ट टू ईस्ट की जो लेंथ है ये 870 किलोमीटर है, मतलब एमपी के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपको जाना हो बिल्कुल सीधा सीधा, तो आपको 870 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये ईस्ट टू वेस्ट की क्या है, लेंथ है। यदि हम नॉर्थ टू साउथ की लेंथ देखें तो ये लगभग 605 किलोमीटर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एमपी के नॉर्थ टू साउथ की लेंथ कितनी है और ईस्ट टू वेस्ट की लेंथ कितनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। ओके, तो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन डिस्कस कर लिया, और नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट इसकी जो लेंथ है वो भी डिस्कस कर ली। तो ये सारा डेटा यहाँ पर लिखा है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन, है ना, राज्य की भौगोलिक स्थिति या फिर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार इसको हम बोलेंगे। ओके, बिटवीन 21 डिग्री 6 मिनट 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके, और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, है ना। तो जब भी याद रखिएगा अक्षांश की बात होगी, है ना, तो क्या होगा, अक्षांश की बात होगी तो आप नॉर्थ का यूज करोगे, ओके, और जब देशांतर की बात होगी, लॉन्गिट्यूड की बात होगी तो ईस्ट यूज करेंगे, क्योंकि एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री और ये 0 डिग्री देशांतर है। हमारा भारत और एमपी चूंकि यहाँ पर है तो हम नदर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना, हम नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, इसलिए हमेशा अक्षांश में नॉर्थ, और जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पर ईस्ट वर्ड यूज होगा। ओके, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 है और पूर्व से पश्चिम की कितनी है, 870 है। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, कि भारत के कितने राज्यों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होती है ना। तो याद रखिएगा एमपी के 14 जिले ऐसे हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट टोटल हैं जिनसे होकर के अक्षांश रेखा पास होती है। एक बार हम देख लेते हैं, रतलाम है, ओके, उज्जैन है, आगर मालवा है, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, या विदिशा है, सागर है, दमोह है, जबलपुर है, कटनी है, उमरिया है, शहडोल है। इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। एक बार फिर से हम काउंट करते हैं, कहीं मिस हो गया तो हम ईस्ट से चलते हैं, ठीक है। शहडोल हो गया, उमरिया हो गया, कटनी हो गया, तो 1 2 3, जबलपुर 4, दमोह 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। तो टोटल ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ये भारत के, यदि हम भारत की बात करें तो इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है और एमपी के 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, ठीक है। ये भारत की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इन 14 जिले के आपको नाम याद रखने हैं, यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है। ओके, तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, 14 जिलों से होकर के गुजरती है। रतलाम है, उज्जैन है, आगर मालवा, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है ये टोटल 5 राज्यों के साथ में लगती है, या फिर 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा होती है, आपको याद रखना है। कौन कौन से 5 राज्य हैं इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, यदि हम बात करें एमपी के पड़ोसी राज्यों की, तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, है ना, यहाँ पर है राजस्थान, वेस्ट में आप देखोगे गुजरात है, साउथ में आप देखोगे महाराष्ट्र है, साउथ ईस्ट में आप देखोगे छत्तीसगढ़ है। तो कितने राज्यों का, 1 2 3 4 5। तो याद रखिएगा एमपी के टोटल 5 नेवर क्या हैं, 5 नेवर स्टेट हैं, हमारे 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आते हैं। और सर्वाधिक जिले किससे लगते हैं, सर्वाधिक जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में, तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। ओके,
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं हमने डिस्कस कर लिया कि टोटल 5 पड़ोसी राज्य हैं जिनके साथ में हमारी बॉर्डर लगती है। अब किस जिले की बॉर्डर किस राज्य के साथ में लगती है ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ 14 जिले सीमा साझा करते हैं। देखते हैं, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, है ना, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज जो कि एक अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, और यहाँ पर सिंगरौली और सीधी, है ना। तो ये टोटल 40 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा साझा करते हैं, ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है। राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान के साथ में 10 राज्य सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, ठीक है, रतलाम, ठीक है, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी वही आ रहे हैं। इसके अलावा झाबुआ हो गया, ठीक है। तो टोटल 10 स्टेट हैं जो कि राजस्थान के साथ में बॉर्डर को साझा कर रहे हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात के साथ में सबसे कम बॉर्डर लगती है और सिर्फ 2 राज्य ही, झाबुआ और अलीराजपुर ही बॉर्डर को साझा करते हैं, राइट। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र यहाँ पर 2 राज्य लग रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र के साथ में भी 10 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से एक बार हम देख लेते हैं। अलीराजपुर है, बड़वानी है, खरगोन है, बुरहानपुर है, पांडुरना एक नया राज्य बना है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है ना, सिवनी है और बालाघाट है। तो ये टोटल 10 राज्य महाराष्ट्र के साथ में भी बॉर्डर को साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली। तो ये टोटल छत्तीसगढ़ के साथ लगभग आप देखोगे 7 राज्य सीमा साझा करते हैं ना। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और इजी वे में याद हो जाएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है ना। इससे आपके एमपी के मैप में कमांड भी मजबूत होगी, है ना। तो थोड़ा सा आप मेहनत करिए। कुछ स्टेट कॉमन भी हैं, जैसे कि मुरैना को यदि आप देखोगे तो मुरैना की बॉर्डर जो है वो, है ना, यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे कि मुरैना है, राइट। तो मुरैना की बॉर्डर 2 स्टेट से लग रही है, यूपी से लग रही है और यहाँ पर आप देखोगे राजस्थान से लग रही है, ठीक है। यहाँ पर आप झाबुआ को देखोगे तो झाबुआ की बॉर्डर भी देखोगे राजस्थान से लग रही है, गुजरात से लग रही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि निम्न में से किस जिले की बॉर्डर 2 राज्यों से लगती है ना। इसके अलावा अलीराजपुर को आप देखोगे तो अलीराजपुर की बॉर्डर भी गुजरात से लग रही है और यहाँ पर महाराष्ट्र से लग रही है। बालाघाट को देखोगे छत्तीसगढ़ से लग रही है और यहाँ पर किससे लग रही है, महाराष्ट्र से लग रही है। सिंगरौली को आप देखोगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लग रही है। तो ऐसे बहुत सारे राज्य होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। यहाँ पर शिवपुरी को भी आप देखोगे तो 2 स्टेट से बॉर्डर को साझा कर रहा है ना। तो ऐसे स्टेट की, सॉरी स्टेट बोल रहा हूँ बार बार, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो हैं या फिर जिले जो हैं इनकी लिस्ट रखिए, जो कि 2 राज्यों के साथ में बॉर्डर साझा कर रहा है, जैसे कि मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गया, झाबुआ, अलीराजपुर, ओके, बालाघाट, सिंगरौली। तो इनकी लिस्ट भी आपको रखना है। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए ये सभी जिले यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसके उत्तर प्रदेश के साथ में लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बॉर्डर को साझा करते हैं। इसमें मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली और सीधी, ठीक है। इसी प्रकार से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो ये सभी राज्यों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने जिले बॉर्डर को साझा कर रहे हैं, ओके, और कौन कौन से जिले हैं। अब इसमें आपको होमवर्क करना है, ये आपकी मेहनत है कि आपको सभी जिले याद होना चाहिए और ये मस्ट है, ऐसा नहीं है ये, है ना, ऑप्शनल नहीं है, ये मस्ट है। जितने भी जिले हैं, कौन सा जिला किससे बॉर्डर साझा कर रहा है, किस स्टेट से साझा कर रहा है, आपको ये पूरा जो मैप है ये रटा होना चाहिए एमपी का, राइट, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य के साथ में बॉर्डर को साझा कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर ऑलरेडी नोट्स में मैंने लिख दिया है, अब याद करना ये आपका काम है, ओके। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने अलग अलग मेंशन कर दिया है और कितने जिले किससे साझा हो रहे हैं ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं संभाग की डिवीजन की, ओके। हमने बात करी कि एमपी में टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा 10 क्या है, डिवीजन है ना, डिवीजन है। कौन कौन से डिवीजन है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर येलो कलर से देखो, ये है सागर संभाग। ये कौन सा है, सागर संभाग है ये, ठीक है। येलो कलर से आप देख रहे हो, इसमें टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर यदि आप देखोगे ये, है ना, तो ये हो गया यहाँ पर चंबल, है ना, चंबल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे चंबल डिवीजन आपको मिल जाएगा, इसमें श्योपुर, मुरैना, भिंड आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ग्वालियर डिवीजन, है ना। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये है ग्वालियर, है ना, ग्वालियर डिवीजन देखने को मिल जाएगा। इसमें ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर वगैरह आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये वाला जो है ये उज्जैन, यहाँ पर मैं सर्कल मार देता हूँ जो डिवीजन के नाम है ना, यहाँ पर ये सागर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये उज्जैन डिवीजन हो गया। इसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा आ जाते हैं, राइट। नीचे आप थोड़ा सा आओगे यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा इंदौर संभाग, इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, राइट। नीचे यहाँ पर आ जाओगे तो ये है नर्मदापुरम, ओके। नर्मदापुरम में आप देखोगे हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, ओके। तो ये है नर्मदापुरम डिवीजन, राइट। नीचे आप ग्रीन कलर से यहाँ पर देखोगे तो ये है सबसे बड़ा संभाग जिसको बोलते हैं जबलपुर संभाग। ये लार्जेस्ट डिवीजन है, आपको याद रखना है, इसको हम जबलपुर संभाग बोलते हैं। इसमें कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुरना जो कि अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है, सिवनी, बालाघाट, ओके, मंडला, डिंडोरी, ये सभी डिस्ट्रिक्ट आते हैं जबलपुर संभाग, राइट, जबलपुर डिवीजन है। इसके अलावा यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो ये रीवा डिवीजन है। इसमें सतना, मैहर, सीधी, मऊगंज और यहाँ पर आप देखोगे मैहर और मऊगंज, इसमें आपको 2 नए डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, सीधी वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है शहडोल जो कि नवीनतम संभाग है अभी का। तो उमरिया, अनूपपुर और शहडोल, ये एक शहडोल संभाग है। तो टोटल ये 10 संभाग है। अब आपका यहाँ पर होमवर्क ये है कि किस डिवीजन में, है ना, किस डिवीजन में, ओके, किस डिवीजन में कौन सा, है ना, किस डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दमोह किस डिवीजन का पार्ट है, मैहर किस डिवीजन का पार्ट है, सीहोर किस डिवीजन का पार्ट है, शाजापुर किस डिवीजन का पार्ट है, राइट। तो किस डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 55 डिस्ट्रिक्ट हैं और 10 डिवीजन है, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ओके। तो हमने डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए, नेबर स्टेट याद कर लिए। अब हमें बात कर रहे हैं किसकी, चलिए आगे बात कर लेते हैं ना। नेक्स्ट यदि हम बात करें द स्टेट शेयरिंग द मैक्सिमम बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, है ना, सबसे लंबी बॉर्डर हमारी उत्तर प्रदेश के साथ है और लगभग
14 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं, याद रखिएगा, है ना। न्यूनतम सीमा जो है ये गुजरात के साथ लगती है ना। 2 ही डिस्ट्रिक्ट साझा करते हैं, द स्टेट शेयरिंग द मैक्सिमम बाउंड्री विद यूपी एंड द स्टेट शेयरिंग मिनिमम बाउंड्री विद गुजरात। ओके, याद रखिएगा, न्यूनतम और मैक्सिमम। आगे बात कर लेते हैं, एमपी का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर देखो सिंगरौली, है ना। ये है ईस्टर्न मोस्ट, सबसे पूर्वी, है ना, ईस्टर्न मोस्ट इसको हम बोलेंगे, तो ये सिंगरौली है। सबसे नदर्न मोस्ट की यदि हम बात करें, सबसे हम पहले हम वेस्टर्न मोस्ट की कर ले, तो वेस्टर्न मोस्ट में यहाँ पर अलीराजपुर आता है, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। नदर्न मोस्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर मुरैना है, चंबल डिवीजन का, और यहाँ पर सदर्न मोस्ट में बुरहानपुर, है ना। तो ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपको याद रखना है। ईस्टर्न मोस्ट सिंगरौली है, नदर्न मोस्ट मुरैना है, वेस्टर्न मोस्ट अलीराजपुर है और सदर्न मोस्ट बुरहानपुर है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ओके, द नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज मुरैना और द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज बुरहानपुर। ओके, तो सिंगरौली, मुरैना, अलीराजपुर और बुरहानपुर, ठीक है। इसलिए देखिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप डिस्ट्रिक्ट को जब पढ़ेंगे, है ना, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ में बॉर्डर साझा कर रहा है ना, तो इससे आपको अदर नॉलेज भी मिलेगी। तो एमपी का जो ये पूरा मैप है, इस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बात कर लेते हैं कुछ अदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एमपी का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो कितना है, 236 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर या फिर 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 236 पर वर्ग किलोमीटर है। ओके, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो डिवीजन सबसे बड़ा है जबलपुर संभाग। अभी हमने मैप में भी देखा था, बहुत बड़ा संभाग है, पीछे हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जबलपुर संभाग ही है, ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हो कितना बड़ा डिवीजन है, तो ये लार्जेस्ट है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट डिवीजन है। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ एमपी बाय एरिया, तो नर्मदापुरम जो है, होशंगाबाद जो है, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है, सबसे छोटा डिवीजन है, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो छिंदवाड़ा जो है ये सबसे बड़ा जिला है या फिर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एमपी का। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश निवाड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है, याद रखिएगा। ओके, परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल एरिया कवर्ड बाय एमपी, है ना, हमारा एमपी जो है ये टोटल एमपी के टोटल इंडिया के एरिया का कितना परसेंट है, तो 9.38%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू एरिया हम सेकंड पोजीशन पर हैं, और हमारा क्षेत्रफल कितना है, जैसे कि हमारे भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.43 है ना, उसी प्रकार से एमपी का जो एरिया है भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, तो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान, तो आपको पता है एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, ओके, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पचमढ़ी। ओके, तो यहाँ पर धूपगढ़ हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो कि सतपुड़ा की महादेव पहाड़ी पर है ना। तो याद रखिएगा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, धूपगढ़ है ना। 1350 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान, लोएस्ट पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश, नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी जो है ये लोएस्ट पॉइंट है। सबसे गर्म क्षेत्र की बात करें तो खजुराहो जो है ये सबसे गर्म क्षेत्र है, याद रखिएगा, हॉटेस्ट प्लेस है। ओके, इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो विधायिका है वो कैसी है, तो मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कि एक सदनीय व्यवस्था है ना, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है ना, मतलब हमारे यहाँ पर सिर्फ विधानसभा का ही प्रावधान है। कई राज्यों में क्या होता है, कई राज्यों में 2 सदन होते हैं, जैसे कि केंद्र में आपको पता होगा संसद में क्या होता है, जो पार्लियामेंट है हमारी, इसमें क्या होता है, 2 सदन होते हैं, एक है राज्यसभा, है ना, और एक होती है लोकसभा, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ राज्यों में भी 2 हाउस होते हैं, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है ना। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही सदन है जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, तो द लेजिस्लेचर ऑफ मध्य प्रदेश इज यूनिकैमरल, ठीक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, तो 230 मेंबर हैं, आपको याद रखना है। अब एंग्लो इंडिया का खत्म कर दिया, नहीं तो कहीं कहीं आपको 230+1 लिखा मिलेगा, तो वो हटा दिया गया है, 230 ही है, तो याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली इज 230। लोकसभा सीटों की बात करें, आपको पता ही होगा, जब प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, तो हमारे यहाँ से 23 सांसद टोटल चुने जाते हैं, सॉरी 23 बोल रहा हूँ, 29 सांसद जो होते हैं ना, एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वो चुने जाते हैं। तो 29 सीट्स हैं हमारे यहाँ से, याद रखिएगा। और राज्यसभा में बात करें तो 11 सीटें हैं, टोटल सीट्स एलोकेटेड टू एमपी इन राज्यसभा, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 हाउस होते हैं राज्यसभा, तो यहाँ पर 11 सीट है, और लोकसभा में कितनी है, 29 सीट है। ओके, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की एक प्रकार से पॉलिटी है, तो ये थोड़ा सा कुछ मेन पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो एमपी का हाई कोर्ट जबलपुर में है, आपको पता ही होगा। इसको हम संस्कारधानी भी बोलते हैं, संस्कारधानी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, एमपी की। तो जबलपुर में हाई कोर्ट है, और इसकी 2 खंडपीठ भी हैं, जो कि एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है ना। मतलब देखिए, सिर्फ एक हाई कोर्ट बना देने से इतने बड़े राज्य का काम नहीं चल सकता, तो कुछ खंडपीठ भी बनाई जाती हैं ताकि इसके काम को आसान किया जाए। तो एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने जो एमपी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है डिस्कस किया है। मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है ना, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है 3,08,000 के आसपास है ना ये। तो टोटल एरिया के यदि मैं बात करूँ तो कितना है, 3,08,252 है ना, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज मध्य प्रदेश फॉर्म्ड। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग आया था और उसके आधार पर ही मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और इसी दिन हम हमारा स्थापना दिवस या फिर फाउंडिंग डे भी सेलिब्रेट करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग स्टेट सिंबल। ओके, यहाँ पर कुछ सिंबल दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको मैच करना है। तो राजकीय पशु स्टेट एनिमल क्या है, तो बारहसिंगा है, आपको पता होगा, तो फर्स्ट का 2 हो जाएगा। स्टेट वर्ड कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, तो दूधराज या फिर पैराडाइज फ्लाई कैचर इसको हम बोलते हैं, इसका 4 हो जाएगा, राइट। स्टेट फ्लावर कौन सा है, राजकीय पुष्प कौन सा है, तो व्हाइट लिली, सफेद लिली, 1 हो जाएगा। स्टेट ट्री की बात करें तो बरगद या फिर बनियान ट्री हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 2 4 1 3। ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर जिले हैं, इनसे होकर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास होती है। ओके, याद रखिएगा कौन कौन से जिले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वाई एरिया एमपी स्टैंड एट विच पोजीशन इन इंडिया, क्षेत्रफल के आधार पर एमपी भारत में किस स्थान पर आता है, तो अकॉर्डिंग टू एरिया हम आफ्टर राजस्थान, राजस्थान के बाद सेकंड पोजीशन पर आते हैं, और अकॉर्डिंग टू आप बात करेंगे पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या के अनुसार हम 5th पोजीशन पर आते हैं, राइट। नेक्स्ट है एमपी शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ हाउ मैनी स्टेट्स, मध्य प्रदेश अपनी सीमा कितने राज्यों के साथ में स्पर्श करता है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेट है जिनके साथ में हमारी बॉर्डर साझा होती है, आपको याद रखना है, जिसमें कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर हो गया राजस्थान, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, टोटल 5 स्टेट है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, विच डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट बाय एरिया। ओके, अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट स्टेट है भैया छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है,